नमस्कार, मैं अमरेश कुमार। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग ओजोन परत और ओजोन क्षय के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले खंड में भी हमने पढ़ा था ओजोन परत और किस तरह से मनुष्य के द्वारा जो बहुत सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस सीक्रेट किए जाते हैं, वो किस तरह से इस परत का क्षय करते हैं। जो ओजोन परत पाई जाती है वो मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है और पृथ्वी से इसकी ऊंचाई 20 से लेकर के 30 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, लेकिन इसका जो सांद्रण होता है वो मुख्य रूप से 20 से 22 किलोमीटर के बीच में सबसे ज़्यादा होता है। हाल के संदर्भ में देखा जाए तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो मनुष्य के द्वारा मुख्य रूप से उत्सर्जित किए जाते हैं, जिन्हें हम दो ग्रुप में बांटते हैं। पहला CFC और उसकी फैमिली के कंपाउंड्स और दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड। ये धीरे धीरे ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी होते हैं और ओजोन परत में छिद्र का निर्माण करते हैं, जो मुख्य रूप से आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में ही हाल में और 1985 से लेकर के लगातार अभी तक हाल में भी देखा गया है। जैसा कि 2023 में भी अंटार्कटिक में एक ओजोन छिद्र देखा गया, जिसका जो साइज था, जिसका जो आकार था, वो ब्राज़ील से भी करीब 3 गुना बढ़ा था। हमने देखा था कि किस तरह से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो क्लोरीन होते हैं या फिर जो ब्रोमीन होते हैं, वो ओजोन परत का क्षय करते हैं और किस तरह से जो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है वो 10,000 से लेकर के 1 लाख तक जो ओजोन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको नष्ट करने में सक्षम होता है। और जो ब्रोमीन की जो क्षमता होती है ओजोन मॉलिक्यूल्स को नष्ट करने की, वो क्लोरीन से भी ज़्यादा होती है। और ये तब तक जो ओजोन मॉलिक्यूल्स है उसको नष्ट करते रहते हैं ओजोन परत में, जब तक कि ये अपने रिजर्वायर जो होते हैं, इनके साथ बाइंड नहीं कर लेते। जब ये अपने रिजर्वायर के साथ बाइंड कर लेते हैं तो अपने रिजर्वायर के साथ इनकी जो एफिनिटी होती है ClO2 वो बहुत ज़्यादा होती है और उसके बाद ये अपने रिजर्वायर से अलग नहीं होते। और ऐसा माना जाता है कि इसके बाद जो ओजोन परत का क्षय हो रहा था उस प्रक्रिया से ये अलग हो जाते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में और हाल की जो स्टडीज़ है उसमें पता चला है कि इनके रिजर्वायर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में क्लोरीन मॉलिक्यूल्स और क्लोरीन एटम्स का उत्सर्जन कर सकते हैं। और ऐसी और अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो जो क्लोरीन रिजर्वायर्स थे वो भी क्लोरीन का उत्सर्जन करके जो ओजोन परत का क्षय होता है उसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। और इसमें 2 चीज़ों की बहुत अहम भूमिका होती है। पहली तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स और दूसरी पोलर वॉर्टेक्स। आज हम इन्हीं दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं और जो पोलर वॉर्टेक्स होते हैं वो ओजोन परत के क्षय में अपनी भूमिका निभाते हैं। पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या होते हैं। ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं इनका निर्माण मुख्य रूप से स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में होता है। ये किस चीज से बने होते हैं? जो कॉस्मिक पार्टिकल्स होते हैं वो जो पृथ्वी से कन्वेक्शन के द्वारा कुछ जलवाष्प क्षोभ मंडल की सीमाओं तक जाता है, उसमें से कुछ जलवाष्प जो होता है वो समताप मंडल को भी क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर चला जाता है। और ये जो जलवाष्प होता है ये इन कॉस्मिक पार्टिकल्स के साथ मिल करके स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का निर्माण करता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होती है इनकी पृथ्वी से ऊंचाई क्या होती है? धीरे धीरे घटती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे जो समताप मंडल का तापमान है वो घटता जाता है। इस कारण से क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे हम ध्रुवों पे जाएं, आर्कटिक या फिर अंटार्कटिक पे जाएं, तो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का निर्माण उन क्षेत्रों में भी होने लगे जहां पे ओजोन की परत है और जहां पे ओजोन का सांद्रण सबसे ज्यादा है। मैं बात कर रहा हूं 20 से 22 किलोमीटर के बीच की, जो पृथ्वी से 20 से लेकर के 23 किलोमीटर या फिर 20 से लेकर के 22 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है, जो पृथ्वी से 20 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पे है और जहां पे ओजोन का सांद्रण सबसे ज्यादा है, वहां पे भी स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का निर्माण हो सकता है। अब ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में क्या होता है कि यहाँ पे जो आइस पार्टिकल पाए जाते हैं या वो क्या करते हैं कि वो जो क्लोरीन का रिजर्वायर होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं।
वो क्लोरीन के रिजर्वायर को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरीन के रिजर्वायर को एब्जॉर्ब करने के बाद एक रासायनिक क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप ये क्लोरीन का जो रिजर्वायर था ये क्लोरीन का उत्सर्जन कर सकता है Cl2 मॉलिक्यूल के रूप में, या फिर क्लोरीन एटम के रूप में, या फिर क्लोरीन रेडिकल के रूप में। और ये जो क्लोरीन था जो कि ओजोन के क्षय के लिए उत्तरदायी था, और अपने रिजर्वायर से मिल जाने के फलस्वरूप ओजोन क्षय की प्रक्रिया से जो अलग हो चुका था वो फिर से ओजोन क्षय की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। और इसमें एक और चीज की भूमिका बहुत अहम होती है, वो होती है पोलर वॉर्टेक्स। पोलर वॉर्टेक्स क्या होते हैं? इनका जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से पोल्स पे होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो आर्कटिक का क्षेत्र है, और जो अंटार्कटिक है वहां पे होता है। ये पोलर वॉर्टेक्स मुख्य रूप से ऊपरी क्षोभ मंडल और समताप मंडल में पाए जाते हैं। ये एक निम्न वायु दाब का क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र होता है बहुत ठंडा होता है। यहाँ पे तापमान जो होता है बहुत कम होता है। ये मुख्य रूप से पाया जाता है जो पोलर जेट स्ट्रीम्स होती हैं उनके ऊपर। चूंकि पोलर वॉर्टेक्स इस क्षेत्र के तापमान को बहुत कम कर देता है, इसीलिए जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होती हैं उनके 20 से 22 किलोमीटर के बीच में पाए जाने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। अगर हम पोलर वॉर्टेक्स को देखें तो ये अंटार्कटिक के क्षेत्र में ज़्यादा प्रबल होता है और ज़्यादा अस्थायी भी होता है, क्योंकि जो अंटार्कटिक का क्षेत्र है वहाँ पे किसी भी तरह का कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, और चूंकि ऊपर की ओर आर्कटिक के क्षेत्र में कॉन्टिनेंट है, इसीलिए स्थल से जाने वाली धाराओं के कारण ये प्रभावित होता है। लेकिन अंटार्कटिक में ये बहुत कम प्रभावित होता है, इसीलिए अंटार्कटिक के क्षेत्र में जो पोलर वॉर्टेक्स होता है वो ज़्यादा प्रबल और ज़्यादा स्थायी होता है। इसीलिए यहाँ पे जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं वो कम हाइट पे 20 से 22 किलोमीटर के क्षेत्र में ज़्यादा समय तक बने रह सकते हैं। इसके कारण क्या होता है कि इस क्षेत्र में जो अंटार्कटिक का क्षेत्र है वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो क्लोरीन के रिजर्वायर्स थे ClO2 वो ज्यादा से ज्यादा क्लोरीन का उत्सर्जन करते हैं, और वहां पर जो क्लोरीन के ज्यादा उत्सर्जन के फलस्वरूप जो ओजोन लेयर का क्षय हो रहा था वो ज्यादा से ज्यादा होता है, और जिसके फलस्वरूप, और यही कारण है कि ज्यादा जो ओजोन होल देखे जाते हैं, जो ज्यादा ओजोन छिद्र देखे जाते हैं वो ज्यादा अंटार्कटिक के क्षेत्र में ही देखे गए हैं, और अंटार्कटिक के क्षेत्र में ही इनका साइज जो होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। इसी के फलस्वरूप हमने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से जाते हैं पोल्स की ओर, क्या होता है जब इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हैं ओजोन का जो परत है, ओजोन का जो सांद्रण है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इसका भी मुख्य कारण यही है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं समताप मंडल का तापमान बढ़ता जाता है, जो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है उनका निर्माण धीरे धीरे जो ओजोन परत रहता है उसके क्षेत्र में भी होने लगता है, जिसके फलस्वरूप ओजोन परत का जो क्षय है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो यूवी रेज है उनके कारण होने वाली हानियां कौन कौन सी हैं, और ये किस तरह से हमारे जीवमंडल, हमारे पारिस्थितिक तंत्र और हमारे वायुमंडल को प्रभावित करने में सक्षम है। पहले अगर हम जीव जंतुओं और मनुष्यों पर होने वाले प्रभाव को देखें, जीव जंतु और मनुष्यों पे होने वाले प्रभाव को देखें तो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, जो ओजोन छिद्र से अगर हो करके पृथ्वी की सतह पर आ जाती हैं तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। ये हमारे स्किन को, अगर हमारा स्किन डायरेक्ट एक्सपोजर में जाता है इन यूवी लाइट्स के, तो फिर हमारे स्किन की कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए पाए जाते हैं ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स होती हैं इनमें क्षमता होती है उत्परिवर्तन की। ये उन डीएनए को म्यूटेट कर सकती हैं, उत्परिवर्तित कर सकती हैं, जिसके कारण अलग अलग प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे कि जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, माइलेनोमा, ये दोनों अलग अलग प्रकार के स्किन कैंसर है। और ये होती क्यों है? तो यूवी रेज, एक्स रेज या फिर गामा रेज का अगर डायरेक्ट एक्सपोजर होता है तो ये
इस तरह के स्किन कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसा और माइलेनोमा। इसके अलावा ये हमारे आँख को प्रभावित कर सकती हैं, हमारी आँख की जो रेटिना है उसे ये प्रभावित कर सकती हैं, साथ ही साथ हमारे आँख की जो लेंस है उसको भी ये प्रभावित करते हैं। अगर हमारे वायुमंडल पे होने वाले प्रभाव को अगर हम देखें तो ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, इनमें क्षमता होती है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में सक्षम होती है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ये 2 ऑक्सीजन एटम्स में तोड़ने में सक्षम होती है और साथ ही साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे कंपाउंड H2O2 के निर्माण के लिए भी उत्तरदायी हो सकती हैं। इस तरह से देखा जाए तो इनके फलस्वरूप हमारे वायुमंडल का जो संगठन है, हमारे वायुमंडल में जो गैसों का संगठन है, वो भी अल्ट्रावायलेट लाइट्स के कारण बदल सकता है। अब हम देखते हैं कि इनका क्या प्रभाव पड़ता है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पे। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में जो फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं, मुख्य रूप से जिनको समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का मुख्य उत्पादक माना जाता है, ये अल्ट्रावायलेट लाइट माना जाता है कि समुद्र के अंदर एक गहराई तक पेनिट्रेट कर सकते हैं और जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उनके विकास को बाधित कर सकते हैं। क्योंकि ये फाइटोप्लैंक्टन्स समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य उत्पादक की भूमिका निभाते हैं, इसीलिए जो समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र है वो प्रभावित हो सकता है और इसके कारण जो समुद्र की जैव विविधता है वो प्रभावित हो सकती है। जो समुद्र की जैव विविधता है वो धीरे धीरे क्या हो सकता है कि वो धीरे धीरे घट सकती है। अगर हम देखें कि हमारे कि स्थल मंडल के पारिस्थितिक तंत्र को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, तो उसे भी देखा जा सकता है। जैसे कि अगर ये जो रेज होती हैं इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, अगर ये पृथ्वी के सतह तक आती है तो पृथ्वी के सतह पे जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं या फिर ये पृथ्वी के सॉइल को भी कुछ इंच तक पेनिट्रेट कर सकती हैं, क्योंकि ये हाई एनर्जेटिक रेज है और पृथ्वी के सतह पे या फिर मृदा में कुछ अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो मुख्य रूप से अपघटक की भूमिका निभाते हैं, ये उन्हें नष्ट कर सकती हैं, ये उनमें विकास को बाधित कर सकती है, जिसके कारण जो अपघटक खाद्य श्रृंखला थी, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र का बहुत अहम हिस्सा है, वो प्रभावित हो सकता है। और इस तरह से जो स्थल मंडल पे पाए जाने वाला पारिस्थितिक तंत्र है वो भी इससे प्रभावित हो सकता है, वो भी इससे अछूता नहीं रहेगा। ये थी इससे होने वाली हानियां। अब हम देखेंगे कि जब इससे इतनी सारी हानियां हो रही है तो 1985 में जब इसे पहली बार डिटेक्ट किया गया ओजोन होल को, ओजोन छिद्र को, उसके बाद वैश्विक स्तर पर किस तरह से जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पे कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ था कनाडा में और ये हुआ था 1987 में। ये एक एग्रीमेंट ही था जिसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया और इसमें जो CFC थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थे या फिर उससे रिलेटेड कंपाउंड्स थे, जैसे CFC हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इन सब के उत्सर्जन को क्रमिक रूप से कम करने के लिए निर्णय लिए गए ताकि उनका उत्सर्जन धीरे धीरे कम हो और जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है ताकि उनका उत्सर्जन कम हो और धीरे धीरे ओजोन छिद्र जो है वो खुद को रिपेयर कर पाए। क्योंकि ओजोन जो होते हैं, अगर हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के उत्सर्जन को खत्म करते हैं तो ओजोन अपने छिद्र को खुद रिपेयर कर सकते हैं और धीरे धीरे ओजोन छिद्र जो है वो बंद हो सकता है। ठीक है, तो इसके तहत क्या निर्णय लिया गया, जो CFC है, मिथाइल ब्रोमाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इन सब के उत्सर्जन को धीरे धीरे कम किया जाए ताकि जो ओजोन छिद्र है वो खुद को रिपेयर कर सके। उसके बाद फिर एक और एग्रीमेंट हुआ। एक्चुअली उसके बाद देखा जाए तो बहुत सारे एग्रीमेंट हुए जो लगातार होते रहे, लेकिन हाल में एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है 2016 में, उसका यहाँ पे जिक्र करना इंपॉर्टेंट है। वो हुआ था किगाली, रवांडा में। इसको किगाली कन्वेंशन भी कहा गया। इसके तहत निर्णय लिया गया
कि हम HFC जो है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, उसके उत्सर्जन को क्रमिक तरीके से कम करेंगे। क्योंकि हमने देखा था कि जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उस समय जो CFC थे और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स थे उनके उत्सर्जन को कम करने की बात कही गई थी। इनका उपयोग जो CFC होते हैं और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स, इनका उपयोग मुख्य रूप से शीतलक के रूप में किया जाता है। तो जब CFC का उत्सर्जन धीरे धीरे कम होने लगा तो उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में लोगों ने HFC का उपयोग करना शुरू किया। हालांकि ये HFC जो ओजोन लेयर होता है उसके लिए तो हानिकारक नहीं होता, लेकिन ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्रीन हाउस गैस है, इसीलिए इसके उत्सर्जन को क्रमिक तरीके से, क्रमिक रूप में धीरे धीरे कम करने के लिए किगाली कन्वेंशन है वो हुआ 2016 में हुआ, और वो हुआ रवांडा में, ताकि जो HFC का उत्सर्जन है वो धीरे धीरे क्रमिक रूप से कम किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ये देखा कि किस तरह से जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है वो किस तरह से ओजोन लेयर के जो ओजोन सतह है और जो ओजोन मॉलिक्यूल्स है उनके किस तरह से क्षय के लिए उत्तरदायी है। हालांकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में आशा व्यक्त की गई थी कि 2040 से लेकर के 2066 के बीच में जो धीरे धीरे ओजोन छिद्र है, जब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होगा तो ओजोन छिद्र है वो धीरे धीरे खुद को रिपेयर कर लेगा, और 2040 से 2066 के बीच में जो ओजोन छिद्र है वो लगभग धीरे धीरे 2040 से 66 के बीच में धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी हाल में हमने 2023 में देखा कि अंटार्कटिक के क्षेत्र में एक ओजोन छिद्र डिटेक्ट किया गया, पहचाना गया, और इसका जो आकार था वो ब्राजील के क्षेत्रफल से भी करीब 3 गुना बड़ा था। इसीलिए हमें जरूरत है कि हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने जो निर्णय लिए थे उन्हें हम प्रभावी तरीके से लागू करें, और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट नाइट्रिक ऑक्साइड, जो आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ओजोन डिप्लेशन के लिए बहुत हद तक उत्तरदायी है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उत्सर्जन पहले ही बहुत कम हो चुका है। इसीलिए आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो अधिकतर जो ओजोन लेयर में क्षय हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी है। तो जरूरी है कि हम इसके भी उत्सर्जन को अब धीरे धीरे कम करें, ताकि हमारी पृथ्वी और हमारा जीवमंडल UV लाइट्स से होने वाली जो हानिकारक प्रभाव है उससे बचा रहे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार।